नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर 1 मिनट, वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत खबर 1 मिनट की। ज्ञानवापी केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास भेजा है। फिलहाल ज्ञानवापी पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 3 सुझाव दिए, जिनमें पहला, एक अंतरिम आदेश पारित हो, दूसरा, फैसले तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहे, तीसरा, जिला कोर्ट को सुनवाई पूरी करने दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब वाराणसी में होगी। और ज्ञानवापी में सर्वे के बाद आज काशी में पहली जुमे की नमाज पढ़ी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, यानी आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई। अमन चैन के साथ ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा की। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद से वाराणसी में अलर्ट जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई। रूप से मस्जिदें हैं, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे किसी भी नमाजी को किसी प्रकार की असुविधा न हो और अच्छे तरीके से हमारा ट्रैफिक भी चलता रहे और पर्याप्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। नमाज के लिए मस्जिद में वजू के लिए प्रशासन ने पानी का भी इंतजाम कर रखा था। फिलहाल कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और जो कमीशन के दौरान ये देखा गया, जो चीज़ दिखी वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। और वादी द्वारा जो कहा गया मैंने वो भी लिखा है, और डिफेंडेंट द्वारा जो आकृति को कहा गया मैंने उसको भी अपनी रिपोर्ट में डिटेल लिखा हुआ है। और ज्ञानवापी केस को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को सौंप दिया, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। ओवैसी एक बार फिर 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने कानून के तहत मंदिर का दावा किया। वापी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। इस आदेश के मुताबिक वाराणसी जिला जज इस केस की सुनवाई करेंगे। ओवैसी ने 91 वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही। 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है वही रहेगा, किस्सा खत्म, पीरियड। 15 अगस्त 1947। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क के बयानों पर कहा कि 3 मंदिरों की बात है, कानून के तहत उन्हें दे देना चाहिए। काशी मथुरा में अगर शांति से दे देंगे तो ठीक है, न तो कहीं ऐसा ना हो कि देश में फिर हर स्थान जो कब्जा किया गया है वो कहीं मुक्त न करना पड़े। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिली तस्वीरों को लेकर कानपुर में आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ज्ञानवापी के वजूखाने में जिस शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है, कानपुर में उस शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, इस तरह के कुछ पोस्ट आए हैं, हमने उन सभी पोस्ट को देखा है और सोशल मीडिया टीम को हमने दिया है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसने किया है एंड सही है गलत है, तो सारी चीज़ों के ऊपर हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद जो आवश्यक कार्यवाही होगी विधि सम्मत वो की जाएगी। सर, जिस व्यक्ति के पोस्ट से आया उसकी पूछताछ कुछ होगी या किसी क्राइम ब्रांच को? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको एग्जामिन करना होगा कि ये सही है गलत है, आईडी कैसी है और इसका एक प्रक्रिया है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए हम उसकी जांच कर रहे हैं। साइबर सेल की टीम पोस्ट करने वाले शख्स की जानकारी में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस शहर में माहौल खराब करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
यूपी विधानमंडल की कार्यवाही अब पेपरलेस हो गई है, यानी कि हाईटेक हो गई है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान एक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव नजर आए। यूपी विधानमंडल की कार्यवाही आज से पेपरलेस हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान एक मंच पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव नजर आए। ये विधानसभा ई विधान के रूप में बदल करके माननीय सदस्यों के कार्य को और भी सहज और सरल बनाती है। अब आपको बहुत मोटा बैग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। यूपी में ई विधान प्रणाली के उद्घाटन के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज हमारे देश की संसदीय प्रणाली मजबूत हुई है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जनता का विश्वास भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एक मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान करीब 16 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर्ड मिली हैं। बड़ी लापरवाही पर डिप्टी सीएम ने कार्रवाई के अब आदेश दिए। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापा मारा, जहां 16 करोड़ 44 लाख की एक्सपायर्ड दवाएं मिली। यानी करोड़ों की ये दवाएं अस्पतालों तक पहुंची ही नहीं। करोड़ों की दवाएं गोदाम में रखे एक्सपायर्ड हो गईं। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया, तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई जो वहाँ पर अभी गोडाउन में थीं। और दवाइयों को रख रखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। जिन दवाइयों को कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए उनको ओपन में रखा गया था। डिप्टी सीएम ने तत्काल मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने मौके पर वीडियोग्राफी भी करवाई। मामले पर गुस्सा हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अफसरों से एक एक पाई की वसूली करवाई जाएगी। पूरी प्रकरण की जांच के लिए एसीएस चिकित्सा विभाग को आदेश दिया गया है और प्रांजल यादव को हमने कहा कि 3 दिन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। 2 साल बाद सीतापुर जेल से बाहर निकले आजम खान रामपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तबाहियों के लिए जिम्मेदार उनके अपने ही हैं। कई बार नरम कई बार गरम दिखे आजम खान। तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए। 27 महीने तक जेल में रहने के बाद सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई। अभी अपने गृह जिले रामपुर में है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से आजम को जमानत मिली थी। अखिलेश यादव पर बात करते हुए आजम ने कहा, मेरा गुस्सा किसी से नहीं है। और मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजम खान ज्ञानवापी विवाद पर भी बोले। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ी दूरियों पर एसपी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सफाई दी। वहीं बरेली के मौलाना ने अखिलेश पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आजम को अकेला ही लड़ने के लिए छोड़ दिया था। अखिलेश और आजम खान के बीच दूरी बढ़ने पर एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अखिलेश के ठीक बगल वाली सीट आजम खान को मिली है। बजट सत्र में वो जरूर शामिल होंगे। आजम खान की कोई और नाराजगी नहीं है। क्योंकि आज यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र था, इस सत्र में लोगों को आना था, इसलिए और कल उनकी अंतरिम जमानत हुई थी तो हम वहाँ पार्टी के लोग गए थे और उन्होंने कहा बाहर निकलने के बाद आजम खान साहब से कि अखिलेश यादव जी के कहने पर हम लोग पार्टी से आपको लेने के लिए आए हैं। वहीं अखिलेश पर बरेली के एक मौलाना ने आजम को अकेले छोड़ने का आरोप लगाया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश पर निशाना साधा
उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव ने आजम का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब का साथ नहीं दिया, उनको अकेला और तन्हा बेयारो मददगार छोड़ दिया। इधर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है, जिस पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। अब उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने एक मौका गंवा दिया जब वो माफी मांग सकते थे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या नहीं आएंगे। राज ठाकरे ने ट्वीट कर अपना दौरा रद्द करने की जानकारी दी। दौरा रद्द होते ही बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर हमला बोला। 3 घंटे के अंदर यहाँ से आप बॉर्डर तक जा सकते हो, 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को नाप सकते हो। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दर्शन का विरोध कर रहे थे। इनकी मांग थी कि पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, उसके बाद अयोध्या में प्रवेश करें। लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद अपना दौरा रद्द कर दिया है। जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब प्रशासन ने विजय मिश्रा और उनके सहयोगियों की 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली है। भदोही के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद विजय मिश्रा की 40 लाख से अधिक अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी चल रही है। इस कुर्की में महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं। विधायक विजय मिश्रा के ऊपर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके आगे कार्रवाई के क्रम में अपराध से जो अर्जित अवैध संपत्ति है उसके जब्तीकरण की एएम महोदय द्वारा आदेश किया गया है। इसके अंतर्गत 10 वाहन जिसमें ट्रक और कुछ लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, उनको कुर्की का आदेश हुआ है। इस आदेश के बाद इन वाहनों की कीमत लगभग 45 लाख से अधिक आंकी गई है। पिछले 1.5 साल से जेल में बंद बाहुबली नेता विजय मिश्रा पर रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से गैंगरेप समेत गैंगस्टर के केस दर्ज हैं। चित्रकूट में चोरों ने गहनों की एक दुकान से 100 किलो की संदूक पार कर दी। पौष इलाके में दुकान में चोरी को लेकर अब पुलिस सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चित्रकूट में बदमाशों ने शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में धावा बोलकर दुकान के अंदर रखी आभूषणों से भरी 100 किलो वजन की अलमारी को पार कर दिया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। चोर इतने शातिर थे कि चोरों ने पूरी वारदात को लगभग 9 मिनट के अंदर ही अंजाम दे दिया है। अंदर गया हूँ, बस तिजोरी देखी, मैं वहीं हताश हो गया। मैंने कहा मैं तो मर गया, कोई लायक नहीं बचा बस। तो कितना सामान गया आपका? 25 किलो के आसपास चांदी है और 250 ग्राम सोना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की कई टीमों ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अलमारी में लगभग 25 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना सहित अन्य सामान भी रखा हुआ था। 4:70 पर इस शटर को उठा करके बल्ली के सहारे उसमें अलमारी रखी थी जिसमें अपना आभूषण रखे थे। उसी अलमारी को लेकर इस गाड़ी पर पीछे और लेकर के भगवान सवारी की तरफ गए हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक युवक और युवती ने गौर सिटी में एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी की हाई राइज बिल्डिंग से कूदकर युवक और युवती ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि दोनों स्कूल टाइम से ही दोस्त थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। आज 20 मई 2022 थाना बिसरक अंतर्गत गौर सिटी 2 14th एवेन्यू से आज शाम को लगभग 4 बजे एक युवक एक युवती 22nd फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। इसी सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया। उसके बाद ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं का इंक्वायरी किया जा रहा है।
जिस वक्त दोनों ने बिल्डिंग की 21वीं मंजिल से छलांग लगाई, उस वक्त फ्लैट बंद था। दोनों ने फ्लैट से छलांग क्यों लगाई, इसकी जांच दोनों ने फ्लैट से छलांग क्यों लगाई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।